अकाउंट को खोलने में क्या क्या बातें ध्यान रखनी। देखिए, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पहला पॉइंट मैं आपको ये बता दूं, क्या प्रोप्राइटरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है? पहला क्वेश्चन। नहीं नहीं है सर। सर। नहीं है। अगर उसने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट बनती है। तो इसने बोला हुआ है कि जो इंडिविजुअल प्रोप्राइटर होते हैं उनको अपने इंडिविजुअल के साथ इनमें से कोई दो डॉक्यूमेंट और रखने पड़ते हैं। अब आमतौर पे अगर उसने रजिस्ट्रेशन करा रखा तो पहला डॉक्यूमेंट तो ये हो जाएगा, लेकिन प्रोप्राइटर सिर्फ 99% अनरजिस्टर्ड होती हैं, क्योंकि वो एक छोटा सा बिजनेस होता है। लेकिन वो अधिकतर अपनी जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज हैं, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेते हैं कि भाई हमारी दुकान नंबर ये है। या वो अगर सेल्स और इनकम टैक्स रिटर्न अपने इस नाम से भरती हैं तो भी चल जाएगा। सीएसटी जीएसटी भरती हैं तो भी चल जाएगा। या उनके पास सेल टैक्स या सर्विस टैक्स प्रोफेशनल टैक्स अथॉरिटी का कोई रजिस्ट्रेशन है, रिटर्न नहीं भर रही है लेकिन रजिस्ट्रेशन है, तो भी चल जाएगा। इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड है तो भी चल जाएगा। जो कौन जारी करता है? जी जी। डायरेक्टर। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो ये जारी करता है इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड को। ठीक है। उसके अलावा कंप्लीट इनकम टैक्स रिटर्न। अब आपने देखा है जो आपके पास जब कोई लोन लेने आता है तो जो डॉक्यूमेंट देता है वो कितने पेज का होता है इनकम टैक्स वाला? कोई पेज होता है सर उसमें। है? तो कंप्यूटेशन भी साथ में होती है। नहीं, कंप्यूटेशन होता है और एक पेज होता है। उस पेज को हम एक्नॉलेजमेंट लोग क्या होता है सर। बोलते हैं? एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट। रिटर्न वो नहीं होती है। रिटर्न बहुत बड़ी होती है। रिटर्न क्या होती है? बहुत बड़ी होती है। मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा ग्लिम्स देता हूँ। जो आप वन पेजर लेते हैं ना, वो केवल एक्नॉलेजमेंट है। वो क्या है? वो एक्नॉलेजमेंट है। एक्नॉलेजमेंट। और अगर आप रिटर्न की बात करें तो रिटर्न कुछ इस तरह से दिखाई देती है। सामने आपको दिख रहा है कुछ? हम्म। ये लिखा हुआ है इनकम टैक्स रिटर्न। दिख रहा है? यहाँ तो इनकम टैक्स रिटर्न जो होती है उसमें नाम पूरा, कहाँ कहाँ से कौन कौन सा पैसा आया है, देखो कॉलम दिख रहे हैं बहुत सारे इसमें। पूरे कॉलम दिख रहे हैं बहुत सारे। यस ये सर। देखो, ये इसमें टोटल टैक्स पेबल इतना है, पेनल्टी इतना है, और इनकम कहाँ कहाँ से आई ये दिखा रखा है, ग्रॉस इनकम टर्नओवर कहाँ से आया है, कितना प्रॉफिट दिखा है, ये सब चीजें यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इनकम टैक्स रिटर्न और इनकम टैक्स एक्नॉलेजमेंट फॉर्म में फर्क होता है। इनकम टैक्स एक्नॉलेजमेंट फॉर्म को आप ले करके यहाँ यूज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पूरी इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए होती है। ठीक है। और उसमें उसका नाम वगैरह क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा यूटिलिटी बिल, तो अगर आपके वहाँ फर्म के नाम, ये सारी चीजें ध्यान रखना किसके नाम से आनी चाहिए? फर्म के नाम से। फर्म के नाम से। तो इनमें से कोई दो डॉक्यूमेंट अगर वो देता है तो आप उसका करंट अकाउंट फर्म के नाम खोल सकते हैं, नहीं तो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में खुलवा सकता है। ठीक है। चलिए, अब कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो क्या है, अदर फॉर्म्स ऑफ एंटिटी। एंटिटी का मतलब एक यूनिट। एंटिटी का मतलब एक यूनिट, एक ऑफिस, एक संस्था। ठीक है। तो अदर फॉर्म में क्या होती हैं, बहुत आपको कॉमनली दो तीन बार नाम तो पता है। आपको पता है, या तो क्या हो सकता है वो, कंपनी। या क्या हो सकता है पार्टनरशिप फिर्म, अपना कौन सी वाली? रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड। वाली। इसमें पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड वाली है। जो पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है वो नीचे आएगी अभी। ठीक है। इसके अलावा ट्रस्ट कौन सा वाला? रजिस्ट्रेशन वाला। इसके अलावा अब यहां पर आता है कुछ, देखो क्या लिखा हुआ है, इनकॉर्पोरेट। अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। यानी एक ऐसी एसोसिएशन जिसने अपने आप को कहीं पर भी क्या नहीं करा रखा है, रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है। उसके अलावा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, यानी लोग कोई ग्रुप बना के कोई अकाउंट खोलना चाहते हैं अगर, तो वो इस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है। उसके अलावा कुछ जुरिडिकल पर्सन होते हैं जिनको कोर्ट अपॉइंट करता है। ठीक है। कुछ जुरिडिकल पर्सन होते हैं जिनको कोर्ट अपॉइंट करता है, नॉट स्पेसिफाइड, कवर्ड ऊपर नहीं है। इसमें से कुछ सोसाइटी कह लो, यूनिवर्सिटीज कह लो, जो हमारे नगर निगम होते हैं, नगर निकाय होते हैं, विलेज पंचायत होती हैं, कुछ ये बॉडीज भी यहाँ पर आती हैं। ठीक है।
तो इतनी तरह से हम लोग किसी भी अकाउंट को खोलने के लिए वो करते हैं। अब इसमें हमने प्रोप्राइटरशिप फर्म का तो देख लिया था, एक बार जल्दी जल्दी इनका देख लेते हैं। कंपनी, आपको पता है कंपनी बिना इसके काम नहीं करेगी। नहीं करती, मतलब कंपनी तब तक नहीं है जब तक वो अपने आप को क्या नहीं करा रही, इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर्ड नहीं करा रही है। और जो भी कंपनियां होती हैं उसमें दो डॉक्यूमेंट पाए जाते हैं, कौन कौन से? मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एंड एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल। ये समझ लो एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में इससे पूछा जाता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद कंपनी का अपना क्या होता है, एक पैन नंबर होता है। पैन। ठीक है, तो अब जब भी आप किसी भी और एंटिटी का खोलेंगे तो बैंक्स नीड टू ऑब्टेन सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ ईच ऑफ द डॉक्यूमेंट इंडिकेटेड अगेंस्ट दीज। ठीक है, उसके अलावा पर्टिकुलर्स ऑफ बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर हमने पिछली क्लास में बताया था, ऐसे लोग जिसका उस कंपनी ट्रस्ट संस्था में एक अच्छी हिस्सेदारी होती है। अच्छी हिस्सेदारी को डिफाइन किया गया मोर देन 10%। अगर मोर देन 10% उनकी कोई हिस्सेदारी या उसमें कोई जुड़ाव है तो वो आपका इसमें बेनिफिशियल ओनर कैटेगरी में आता है। उसके अलावा जब भी अकाउंट खोलोगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या इशू करते हैं, एक रिजोल्यूशन कि हम अपना एक अकाउंट फलाने फलाने बैंक में खोलेंगे। और अब कंपनियों के मामले में अक्सर जो अकाउंट ऑपरेट करते हैं तो वो मैनेजर होते हैं, तो इन्हीं मैनेजर्स को क्या देती है कंपनी, पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी देती है। और वो मैनेजर हो या ऑफिसर हो या उसका एम्प्लॉय हो, वो उसके बिहाफ पे फिर ट्रांजेक्शन करता है। उसके अलावा केवाईसी डॉक्यूमेंट एज स्पेसिफाइड फॉर इंडिविजुअल। अब ये किन के लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट, जितने लोग उस अकाउंट में जुड़ेंगे। जैसे ये एक तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी वाले जुड़ेंगे, यानी जिन्होंने उस अकाउंट का क्या करना है, ऑपरेशन करना है। तो जिन लोगों ने उसका ऑपरेशन करना है उस अकाउंट का, उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट अलग से उसमें लगेंगे। ठीक है, उसके अलावा उसके बेनिफिशियरी ओनर के भी लगेंगे, ऑथराइज सिग्नेटरी के भी लगेंगे, या मैनेजर ऑफिसर एम्प्लॉय जो भी हैं वो भी लगेंगे। यानी कि जो उस फर्म को बैंक के सामने आ करके ऑपरेट करेंगे उन सब की इंडिविजुअल केवाईसी भी यहाँ पर ली जाएगी। ठीक है, अब आया है हमारा पार्टनरशिप फर्म कौन सी वाली, जो कि रजिस्टर्ड होती हैं। तो अगर रजिस्टर्ड हैं तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बिल्कुल चाहिए हमें। और पार्टनरशिप डीड होती है जिसमें पार्टनर्स के बारे में आपस में ये तय किया जाता है कि हम इतना इतना पैसा लगाएंगे और इसका प्रॉफिट इतना इतना परसेंटेज में बांटेंगे। और जो भी पार्टनरशिप फर्म होती है उसका अपना क्या होता है, एक पैन नंबर होता है। केवाईसी डॉक्यूमेंट में अगेन हमेशा ध्यान रखना, केवाईसी डॉक्यूमेंट कभी भी कंपनी के नहीं होते हैं। केवाईसी डॉक्यूमेंट हमेशा किसके होते हैं, इंडिविजुअल्स के होते हैं, जो उसके पार्टनर्स हैं या उसके बेनिफिशियल ओनर हैं, या कोई उनके ट्रांजेक्शन करने के लिए कोई क्या लेके बैठा हुआ है, पावर ऑफ अटॉर्नी लेके बैठा है। जब आता है ट्रस्ट की, तो ट्रस्ट में भी फिर वही है कि रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ये जो सी, बी और ए, ये तीनों वो चीजें हैं जो अपने आप में, जिन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं क्या करा रखा है, रजिस्टर करवा रखा। रजिस्टर्ड करा रखा है। ठीक है, इसीलिए हर जगह उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उनको चाहिए चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जैसे हमने देखा था ऊपर कि पार्टनरशिप डीड होती है, ऐसे ही क्या होती है, एक ट्रस्ट डीड ट्रस्ट डीड होती है। ट्रस्ट का एक पैन नंबर पेन होता है। नंबर होगा। और जितने भी बेनिफिशियल ओनर होंगे या जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर होंगे उनके डॉक्यूमेंट इंडिविजुअल की तरह ऊपर टॉप में देखा था हमने, वो चाहिए होंगे। ठीक है, अब आता है ऐसी बॉडी जिन्होंने अपने आप को कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है, तो वो जब भी आएंगी तो उनकी एक रिजोल्यूशन लगेगी। रिजोल्यूशन का मतलब वो मीटिंग मता लगेगा। करते हैं कि भैया आज शाम को जो है, आज शाम को यहाँ मीटिंग करी और उस मीटिंग के दौरान हमने तय किया कि हम अपना एक अकाउंट यहाँ यहाँ पर खोलेंगे। ठीक हो गया, क्लियर हो गया तुम्हें? अच्छा, उसके बाद उसी उनका ये भी चाहिए हमें, क्या चाहिए, पैन नंबर। पैन नंबर है तो ठीक है, नहीं तो क्या चल जाएगा,
कौन सा? और ये बात ध्यान रखना, ट्रस्ट के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए और कंपनियों के लिए पैन नंबर बिल्कुल मैंडेटरी है। ठीक है, ये यहाँ ऑप्शन किसको दिया फॉर्म 60 वाला? जो लोग क्या है, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन या कुछ लोग मिलके। इसमें आपका एसएचजी भी आता है। कौन आता है? एसएचजी भी इसी कैटेगरी में आता है, अनइनकॉर्पोरेटेड। उन्होंने अपने आप को कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है। ठीक है, तो उनके पास पैन नंबर नहीं है तो उनका 60 चलेगा। ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी कि कौन भैया इसका अकाउंट का ऑपरेशन कौन करेगा। ठीक हो गया। केवाईसी डॉक्यूमेंट हमेशा ध्यान रखना, ये इस बात को बहुत ध्यान से रखना, ऑफ द मैनेज मेंबर ऑफ, मैनेजिंग बॉडी। हाँ, बेसिकली जो उस संस्था को मैनेज कर रहे हैं। अब मेंबर तो होंगे उसके 500 1000 मान लिया, तो सबका नहीं चाहिए केवाईसी। केवाईसी आपको किसका चाहिए? केवल सर जो मैनेजिंग। ऑपरेट करेगी, सर जो जो ऑपरेट करेगी ना बेसिकली, उनका ही हाँ, तो चाहिए। बेसिकली अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं, ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, या उस एसोसिएशन के कौन है मैं वो तो बेनिफिशियरी ओनर। बेनिफिशियल बेनिफिशियरी होना। ओनर का मतलब जो उसमें अच्छी दखलंदाजी रखते हैं। ठीक है, और द पर्सन होल्डिंग एन अटॉर्नी, ट्रांजेक्शन वाली अटॉर्नी का तो चाहिए चाहिए, हमने देखा हर बार हमको जरूरत पड़ी है उसकी। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा, सच इंफॉर्मेशन एज में बी रिक्वायर्ड बाय द बैंक कलेक्टिवली स्टेब्लिश द लीगल एग्जिस्टेंस। तो बैंक उसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन भी उनसे मांग सकता है जिससे वो सेटिस्फाई हो जाए कि भैया ये कोई एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नाम की कोई चीज चल भी रही है, या खाली ये आके कहने लगे जी हमारा जो है ये एबीसी कॉरपोरेशन नाम से एक अकाउंट खोल दो और हम उसमें जो है गांव के 10 लोग मिलके हम काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो उसके लिए पूरा प्रॉपर क्या चाहिए आपको? पूरा एक कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है फिर। ठीक है, और जितने भी अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म, ये सब इसी अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन में आती हैं, क्योंकि ट्रस्ट में भी बहुत सारे लोग मिलके काम करते हैं, पार्टनरशिप फर्म में भी बहुत सारे लोग मिलके काम करते हैं। ठीक है, टर्म बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इंक्लूड सोसाइटी। तो अगर यहाँ पे जैसे बोला हुआ है ना बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, तो अगर कोई सोसाइटी अपना अकाउंट खोलने आएगी तो वो भी किस कैटेगरी में आएगी? इसी डी कैटेगरी में आती है। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जिनको एक कानूनी रूप से पहले से मान्यता मिली होती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट शोइंग नेम ऑफ द पर्सन ऑथराइज टू एक्ट बिहाफ ऑफ द एंटिटी। अब मान लिया कोई वो नगर पंचायत का अकाउंट खोलने आ गए, विलेज पंचायत का, तो उसमें कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो ये शो करे कि विलेज पंचायत को अब उसके बिहाफ पर जो भी बंदा ऑथराइज है वो ये। आमतौर पर ये जो बीडीओ वगैरह होते हैं ना, इनके सर्टिफिकेट यहाँ पर यूज किए जाते हैं। वो लिखते हैं कि भाई इस गांव का जो है पंचायत ग्राम प्रधान ये है करके। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स of the beneficial owners and the persons holding an attorney to transact on its behalf। तो ये क्या है कि जो भी बेनिफिशियल ओनर है या पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है उसके डॉक्यूमेंट हमको चाहिए होंगे। ठीक है, सच डॉक्यूमेंट एज में बी रिक्वायर्ड बाय द बैंक टू स्टेब्लिश, तो कि वो चीज लीगली एग्जिस्ट करती है ऐसा कोई डॉक्यूमेंट चाहिए। तो अब ये बताओ आप कि जब भी आप सीट में बैठोगे, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म आए, चाहे वो आम बंदा आए जो इंडिविजुअल कैटेगरी में होता है, यहाँ पर ये वाला इंडिविजुअल रिक्वायर इंडिविजुअल आए, या कोई आपका अनइनकॉर्पोरेटेड। प्रोप्राइटरशिप फर्म आए, कंपनी आए, पार्टनरशिप फर्म आए, ट्रस्ट आए, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन आए, या अदर जुडिकल पर्सन आए, तो आप उनका अकाउंट जब खोलोगे तो केवाईसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जितने हमने ऊपर डॉक्यूमेंट बोले हैं उनके हिसाब से काम करोगे। और कई आप में से कई लोग बहुत होशियार हो जाते हैं जब बैंक की सीट में बैठते हैं, तो आप उससे ऐसे ऐसे कागज मांग लेते हैं जिससे उसे लगता है कि अब मुझे परेशान किया जा रहा है। तो जब ऊपर कहीं लिखा हुआ है कि एनी टू, तो एनी टू से चलेगा। जहां लिखा हुआ है कि भैया इसकी ये सब कागज चाहिए तो वहां सब चाहिए। जैसे सबसे ज्यादा जो कागज चाहिए हमको किस वाले केस में चाहिए थे? कंपनी केस में। कौन से केस में?
कंपनी 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 के केस के कागज सारे मतलब टेक्निकल डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है। बाकी और जगह में थोड़ी बहुत रियायत है। चलिए अब बात आती है, तो ये तो हम लोगों ने देखा कि भैया हम लोग जब अकाउंट खोलेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट उससे मांग लेंगे। अगला पड़ाव आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनर। तो आपको ये शब्द बार बार आया था ना, बेनिफिशियल ओनर ओनर वाला। सर। अब बेनिफिशियल ओनर की थोड़ी सी परसेंटेज वाली डेफिनेशन चेंज हो गई है, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर बेसिकली कौन है बेनिफिशियल ओनर, जो क्या करता है, क्या लिखा हुआ है? enjoy the Enjoy the benefit. हाँ, मतलब ownership. उसकी चलती है वहां पर, उसकी वहां पर चलती है, ठीक है। तो बेनिफिट्स ऑफ द ओनरशिप थ्रू द प्रोप्राइटरी टाइटल, या तो उसको मालिकाना हक होता है वहां पे, ठीक है। फॉर लीगल पर्सन द बेनिफिशियली ओनर हु इज आर नेचुरल पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू बी आइडेंटिफाइड एंड आर रीजनेबल स्टेप वेरीफाइड। तो अगर कोई भी बेनिफिशियली पर्सन आता है आपके पास, तो आपको उसको रिक्वायर्ड टू बी क्या करना है, Identify. आइडेंटिफाई करना है। भाई तुम बताओ कैसे हो, ठीक है। एंड ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू वेरीफाई हर आइडेंटिटी, यानी कि आपको उसके खाली कहने से ही नहीं, उसके साथ उसकी जो आइडेंटिटी वगैरह वो भी आपको प्रॉपरली चेक करनी है, ठीक है। आर अंडरटेकन कीपिंग इन द व्यू ऑफ द फॉलोइंग, और ऐसा क्यों किया जाता है, कुछ नॉर्म्स बने हुए हैं। क्या नॉर्म्स बने हुए हैं? वेयर द कस्टमर और द ओनर ऑफ द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज ए कंपनी। अगर मान लिया वो कौन है, जो आपके सामने आया वो कौन है, मान कंट्रोलिंग लिया इंटरेस्ट, ऑनर ऑफ द एक कंट्रोलिंग कंपनी इंटरेस्ट। है जो कि लिस्टेड है, ठीक है। मतलब वो कस्टमर है या ओनर ऑफ द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की कंपनी का है वो आया, ठीक है। और इज ए सब्सिडरी ऑफ सच कंपनी, या वो किसी कंपनी की कौन है, सब्सिडरी है। इज नॉट नेसेसरी टू आइडेंटिफाई एंड वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ बेनिफिट ऑन सच कंपनी। तो उन्होंने कहा ऐसे मामले में किसी भी शेयर होल्डर की वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, और ना ही किसी बेनिफिशियल ओनर के उसकी जरूरत है। क्यों? क्योंकि इस मामले में वो कस्टमर या कंपनी खुद आपके सामने आई है। जब कंपनी या कस्टमर खुद सामने आता है तो उस समय पे बेनिफिशियल ओनर के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती हमको हमारे पास। और अगर यही ट्रस्ट है या नॉमिनी है, कई बार होता ना कि किसी की डेथ हो गई, अब नॉमिनी आ गया सामने, उसका अकाउंट नहीं खुला हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, नॉमिनी से क्या बोलते हो, अपना क्या खोल ले, Account. एक अकाउंट खोल ले जिससे हमें आपका पेमेंट देने में आसानी हो, ठीक है। तो अगर ट्रस्ट और नॉमिनी है या फिड्यूसरी अकाउंट है, फिड्यूसरी अकाउंट जानते हैं, जिसमें किसी को अपॉइंट वगैरह कर दिया जाता है, जैसे एग्जीक्यूटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, उस अकाउंट में अकाउंट चल रहा होता है पहले से, लेकिन उसकी ऑपरेशन किसी और को जिम्मेदारी दे दी जाती है, उसको कौन से अकाउंट बोलते हैं, फिड्यूशियरी। फिड्यूसरी अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। वेदर द कस्टमर इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन एज ट्रस्टी नॉमिनी और एनी अदर इंटरमीडिएट इज डिटरमाइंड, यानी या तो वो कोई ट्रस्टी या नॉमिनी के बिहाफ पे काम कर रहा है, या एनी अदर इंटरमीडिएरी इज डिटरमाइंड, या कोई और संस्था जो उसके बिहाफ पे काम कर रही है। इन सच केसेस satisfactory evidence of the identity of the intermediaries and of the other person whose behalf they are। तो बेसिकली यहाँ बात कर रहा है कि कोई भी सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस लेना है आपको उन लोगों का जो उसके बिहाफ पे, चाहे वो इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहे हो चाहे उनके बिहाफ पे कर रहे हो। एज ऑल्सो डिटेल ऑफ द नेचर ऑफ ट्रस्ट, और वो किस तरह का ट्रस्ट है, और अदर अरेंजमेंट इन प्लेस एल बी। तो जो ट्रस्टों के व्यवस्था के लिए और भी कोई बैंक की गाइडलाइन उसे भी फॉलो आप करेंगे। द क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द बैंक। अब ये देखो, ये जो मैं कहता था ना कुछ ये क्राइटेरिया चेंज हुआ, जरा सब लोग सामने देखेंगे। बेनिफिशियल ओनर को पहचानने का क्राइटेरिया क्या है? मुझे लगता है कि इसमें से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है। तो कोई भी बेनिफिशियल ओनर जो होता है, या तो रियल में कौन होता है वो, बोलो, Ownership. ओनरशिप होता है,
कैपिटल में उसकी हिस्सेदारी होती है, ठीक है। और जब भी कोई मीटिंग होती है, प्रॉपर्टी और बेनिफिट ऑफ द एंटिटी मीटिंग सर्टेन थ्रेशोल्ड वैल्यू, तो जो उन्होंने कंपनी ने कहा है कि भैया इसके जिसने भी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा लगा रखे हैं कंपनी में, उनको हम क्या कहेंगे, बेनिफिशियल ओनर। तो ऐसा कोई भी क्राइटेरिया जो कंपनी ने पहले से ही फिट कर रखा है, तो वो लोग आ गए। दूसरा वो लोग आए जो कंट्रोल एक्सरसाइज्ड ओवर द एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी थ्रू एनी अदर मीन्स। तो ये क्या करते हैं, कंट्रोल एक्सरसाइज्ड ओवर द एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी थ्रू एनी मीन, यानी कि वो क्या करते हैं कि जब भी कोई कंपनी कुछ काम करती है, एक्टिविटी करती है, उसको क्या करते हैं, कंट्रोल कर कंट्रोल करते हैं। तो अगर कंट्रोल कर रहे हैं, ओनरशिप है और कैपिटल में हिस्सेदारी है, तो यही लोग बेसिकली कौन होते हैं उस कंपनी के बेनिफिशियल ओनर, ठीक है। अब यहाँ पर ये चार्ट थोड़ा बदलेगा अभी, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। क्या कहता है कि अगर कंपनी हो तो ये नियम है, पार्टनरशिप रजिस्टर्ड वाली हो तो ये नियम है, और अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप बॉडी इंडिविजुअल एसोसिएशन हो तो ये नियम है, और ट्रस्ट रजिस्टर्ड वाला हो तो ये नियम है। और ये जो नियम है क्या कहते हैं, पहला नियम बड़ा जरा सब लोग ध्यान से देख लो, अगर एक बार देख लोगे तो आगे हमेशा के लिए याद हो सकता है। जिसके पास क्या है, मोर देन 25% शेयर कैपिटल। या उसके पास कौन से राइट हैं, कंट्रोल राइट। अब कंट्रोल राइट में क्या से होते हैं कि जब भी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है तो उनको कंट्रोल राइट है, वो कहते हैं कि भाई इसको मत रखो और इसको रख लो। तो अपॉइंटिंग मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, कंट्रोल मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजन। तो जो उस कंपनी के इन मामलों में दखलंदाजी कर सकता है, तो वो कौन है बेसिकली उस कंपनी का बेनिफिशियल ओनर। हम लोग बेनिफिशियल ओनर को समझ रहे हैं, ठीक है। दूसरा, अगर वो फर्म रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है तो कितने परसेंट कैपिटल, 15%। हम यार और ये अगर फोन लगा लो, कहाँ लगा रही? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और ये सब लोग हैं तो वो कितने परसेंट है, ये भी 15% है, ठीक है। अब इसके साथ में ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, तो ट्रस्ट का कौन है, ये लेखक। ऑथर, मतलब जो ट्रस्ट डीड बनती है उसको, ठीक है। उसका कोई ट्रस्टी है, उसका कोई बेनिफिशियरी है। इन तीनों में से जो भी बंदा 15% और उससे ज्यादा का इंटरेस्ट या जुड़ाव उस ट्रस्ट के साथ रखता है, और एनी अदर पर्सन एक्सरसाइजिंग इफेक्टिव कंट्रोल, या कोई ऐसा बंदा जो पूरे कंट्रोल पर मतलब अपना कब्जा जमाए हुए, तो ये है। लेकिन इसमें मैंने बताया कि आपको इसकी परसेंटेज थोड़ी सी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। चेंज हो गई है, ठीक है। और चेंज होने में बहुत सिंपल सी बात है, जो 25% का क्राइटेरिया था उसको 15% कर दिया गया है। तो मैं आपको यहाँ पे चार्ट में एक बार दिखा देता हूँ तो आपको कंफर्ट हो जाएगा, है। क्या मेन चेंज आया इसमें, 25% की जगह 10%। 15 कर दिया, ठीक है। और बेनिफिशियल ओनर का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना। हम्म। देखो, पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या लिख दिया इन्होंने, 10%। 10%। तो जो हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा था पार्टनरशिप फर्म के लिए, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 15। 10 करेंगे। 10 करेंगे। तो यहाँ पर मैं इधर लिख दे रहा हूँ 10%, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या चेंज किया इन्होंने, कंपनी सर में भी वो नहीं किया, अन इनकॉर्पोरेटेड के लिए क्या कर दिया है, वो 15 ही है। 15 है, ठीक है। और ट्रस्ट के लिए क्या कर दिया है, 15। 15। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अनइनकॉर्पोरेटेड के लिए हमारा क्या चल रहा है, 15 चल रहा है। ट्रस्ट के लिए क्या चल रहा है, 15। 15 चल रहा है। तो एक ही यहाँ चेंज आया कि पार्टनरशिप फर्म के लिए 15 से कितना कर दिया है, 10%। 10 किया है, ठीक है। और एक और है
ये देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशियल ओनर, ये आरबीआई का मास्टर सर्कुलर 2023 में आया है। तो इन्होंने कहा हुआ है कि द थ्रेशोल्ड फॉर कंट्रोलिंग ओनरशिप फॉर द पर्पज ऑफ द डिटर्मिनेशन बेनिफिशियल ओनर हैज बीन रिवाइज टू कितना, 10% 10%. फ्रॉम अर्लियर, जो पहले 15 और 10% होता था कंपनी के मामले में, वो कितना कर दिया है, रिवाइज टू 25% सर। हाँ 25%, बोथ कंपनीज एंड ट्रस्ट। तो इन दोनों के लिए हमारा ये कंपनी के लिए कितना कर दिया गया है, 10%, जो कि कितना था पहले, 25 था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, कंपनी के लिए कितना हो गया है, 10%। पार्टनरशिप के लिए 10. कितना हो गया है, 10। बॉडी 10, ऑफ इंडिविजुअल वालों के लिए कितना है, 15। और 15, ट्रस्ट के लिए भी कितना कर दिया है, 10। 10. देखो, जो अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट है उनके लिए तो 15 ही है, लेकिन जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट हैं उनके लिए 10। तो यानी कि मेजर जो चेंज किया हुआ उन्होंने, वो कौन से कितने परसेंट पे आ गया, अब 10% पे आ 10%। गया। ठीक है, ये देखो, ये कौन सा बैंक है, एक्सिस बैंक ने भी अपनी वेबसाइट में अमेंड कर रखा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसमें थोड़ा सा क्लियर कर दे रखा ना। कंपनी के मामले में कितना दे रखा है, देखो 10%। 10% दे रखा है। ठीक है, ये है 10%। और पार्टनरशिप फर्म के मामले में भी 10%। 10, 10%। और ट्रस्ट के मामले में भी 10। ट्रस्ट में भी 10%। 10%। हाँ, जो ये अनरजिस्टर्ड वाले लोग हैं, अनइनकॉर्पोरेटेड वाले, उनके लिए कितना है, 15। 15। तो आपको दो ही याद रखने हैं, 10% और 15%। 15%। 15% इनको थोड़ा सा छूट दे रखी है, किन लोगों को, जो अनरजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं उन लोगों को, या अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट और सोसाइटियां होती हैं उनको भी। बाकी को मोटे मोटे तौर पे कितना लिया हुआ है, 10%। और ये 10% शेयर है, वो या तो उसने 10% शेयर ले रखे हो, या कंपनी के कैपिटल और प्रॉफिट में उसकी हिस्सेदारी कितनी हो, 10% 10%। हो। ठीक है, पार्टनरशिप में वही कैपिटल प्रॉफिट 10% हो गया। और ट्रस्ट वाले मामले में, एनी सेटलर ऑफ द ट्रस्ट और ट्रस्टी, द प्रोटेक्टर, द बेनिफिशियरी विद मोर देन 10% और अबव अगर है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, बेनिफिशियल ओनरशिप में आ जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या पढ़ा हमने, बताओ जरा, थोड़ा सा रिवाइज करो, ये क्या चीज पढ़ रहे थे अभी तक हम। बेनिफिशियरी और हाँ, बेनिफिशियली ओनर जो हैं, उनकी डेफिनेशन में परसेंटेज वाइज जो बुक में लिखा था, उससे थोड़ा सा क्या आ गया है, चेंज आ अपडेट। गया है। और वो चेंज जो आया है मोटे तौर पर क्या आया है, पार्टनरशिप परसेंटेज। हाँ, वो परसेंटेज जो है वो कितनी कर दी है, हमने पास पार्टनरशिप एंड रजिस्टर्ड के लिए 10% है, अनरजिस्टर्ड के लिए 15%. हाँ, ऐसा मोटा मोटा ऐसा भी मान सकते हो कि जो भी हमारी पक्की वाली रजिस्टर्ड होती हैं उनके लिए तो जो है 10% है, और जो कच्ची तरह वाली होती है उनके लिए कितना परसेंट है, 15%। 15%. 15%। अब ये जो लोग लास्ट टाइम में एग्जाम देने जाते हैं, बेसिकली वो क्वेश्चन तो याद इसलिए नहीं आएगा कि पढ़ के नहीं गए। क्वेश्चन सिर्फ किसको याद आ सकता है, पढ़ के गए। जो एग्जाम पढ़ के जाता है, मतलब उसी को याद आ सकता है, सबको याद नहीं आ सकता। अब ये बेनिफिशियरी ओनर का अगर क्वेश्चन आया होगा तो उसी को याद होगा ना, जिसने पैराग्राफ पहले पढ़ा होगा। नहीं तो कैसे पता लगाएगा कहाँ से आ गया कहाँ से नहीं आया। ठीक है, चलो, तो अब हमने हमने ये भी देख लिया कि लोगों के कैसे कैसे डॉक्यूमेंट चाहिए थे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या पढ़ेंगे,
DDA Enhanced ड्यू due डिलिजेंस कौन सा वाला? एनहांस वाला। एक तो enhanced वाला। नॉर्मल वाला है, नॉर्मल वाले को क्या बोलते हैं? CDD कस्टमर due ड्यू diligence डिलीजेंस। diligence, ये कौन सा वाला है? enhanced एनहांस ड्यू डिलीजेंस। Enhanced due यानी diligence। कुछ सर्टेन कैटेगरी के कस्टमर ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको ड्यू डिलीजेंस का प्रोसीजर, ड्यू डिलीजेंस का मतलब जितना आपको सतर्क प्रोटोकॉल रहना चाहिए वो कम से कम उतना तो जरूर चाहिए, लेकिन यहाँ पर कौन सा आ गया वो? Enhanced। एनहांस। तो नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग इसको फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए।